हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। अच्छा बच्चों, हमने कल अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी और कुछ आज करेंगे, तो शुरू करें। आज की जो हम टर्म डिस्कस करेंगे उसमें से सबसे पहली है स्टॉक, या फिर जिसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड जिसको कहते हैं वो होता क्या है? देखो बेटा, स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसी गुड्स जिनको हमने रीसेल करना है, यानी किसी बिजनेस में यूज़ होने वाली या किसी बिजनेस के पास ऐसी गुड्स जो कि आगे उसने सेल करनी है, रीसेल करनी है, यानी कि उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। उसको स्टॉक कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ आई? यानी ऐसे गुड्स जिसको कोई बिजनेस रीसेल करता है वो उस बिजनेस का स्टॉक कहलाता है। और वो गुड्स हैं कैसी? जो अभी तक नहीं बिकी। जो बिक चुकी हैं वो स्टॉक नहीं होता, जो नहीं बिकी और बिजनेस के अंदर ही हैं, पड़ी हैं, वो होता है स्टॉक, या फिर जिसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो है इसमें दो तरह का है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा बच्चों देखो, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जब कोई ईयर शुरू हुआ, अकाउंटिंग ईयर, और कोई बिजनेस भी शुरू हुआ, तो उसके पास कुछ गुड्स होती हैं जिसको कि पूरे ईयर में क्या करता है? सेल करता है। यही उसका बिजनेस है। किसी भी ईयर के, अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में जो स्टॉक, जो गुड्स उसके पास है जो कि अभी तक सेल नहीं हुई, वो क्या, कौन सा स्टॉक कहलाएगा? उसको कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो ईयर के स्टार्टिंग में है। बिल्कुल ओपनिंग टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है वो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। अब पूरा साल बीतते 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 क्या होता है? सारी गुड्स तो नहीं सेल हो जाती, कुछ गुड्स बच भी जाती हैं। जो गुड्स बच जाती हैं, यानी कि अनसोल्ड रह जाती हैं ईयर एंडिंग पे, तो वो गुड्स क्या होता है? वो स्टॉक क्या होता है? उस बिजनेस के लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्या होता है? उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और एक बात और, एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। कोई न्यू फ्रेश बिजनेस है तो उसका ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो उसने शुरुआत में लगाया हुआ है, गुड्स रखी हैं वो। लेकिन वो तो नए सिरे से बनाई गई ना। लेकिन एक रनिंग बिजनेस में, चलते हुए बिजनेस में जो एक साल के एंड में गुड्स बच जाती हैं, स्टॉक बच जाता है, वो अगले आने वाले साल के लिए ओपनिंग बन जाता है। यानी एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। इतनी बात समझ आई बेटा? स्टॉक समझ आए? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऐसी गुड्स जिसको रीसेल करने के लिए यूज करते हैं, उनको कहते हैं स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड। और ओपनिंग क्या होता है? जो स्टार्ट ईयर के स्टार्टिंग में होता है अनसोल्ड गुड का स्टॉक, वो होता है ओपनिंग स्टॉक। और जो ईयर के एंडिंग में होता है अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। समझे बेटा? आगे चले। अच्छा, अब अगला टर्म है हमारी इन्वेंट्री। अब देखो बेटा, इसमें क्या, इन्वेंट्री क्या होता है? वैसे देखा जाए तो इन्वेंट्री और स्टॉक एक जैसे ही हैं, लेकिन इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री स्टॉक का एक बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि इन्वेंट्री में स्टॉक इंक्लूड होता है, बट स्टॉक में इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती। यानी कि इन्वेंट्री क्या, एक बड़ा है, इन्वेंट्री बड़ा रूप है, काफ़ी बड़ा रूप है, जिसके अंदर स्टॉक और प्लस कुछ और चीज़ें भी ऐड होती हैं। वो क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने स्टॉक के बारे में पढ़ा था कि स्टॉक क्या होता है? जो गुड्स हमने रीसेल करने के लिए यूज़ करते हैं। जो रीसेल करने के लिए गुड्स यूज़ होती हैं वो हमारे स्टॉक कहलाती हैं। लेकिन रीसेल करना तो वो बिजनेस होते हैं जो कि एक जगह से गुड्स खरीदी और उसको आगे रीसेल कर दिया। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? वो गुड्स को रीसेल भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खुद से अपने हैंड पे मैन्युफैक्चर भी करते हैं। जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होगा, क्योंकि जो उसको यूज़ करना है वो ला के रखेगा ना पहले अपना सामान, कि इस सामान से, इस कच्चा माल कहते हैं हिंदी में रॉ मटेरियल को, कि रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है, उसको, उससे क्या करेगा वो? उसके ऊपर काम करके उसको फिनिश गुड, यानी कि बिल्कुल तैयार, बिकने के लिए तैयार सामान बनाना है। तो उसके पास एक कुछ क्या स्टॉक रहेगा? पहला स्टॉक होगा इन्वेंट्री, किस चीज़ की होगी? एक तो होगा उसके पास रॉ मटेरियल, एक सामान होगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहते हैं? ऐसा सामान जो अभी बन रहा है,
कंटिन्यूस में, यानी कि कौन सी उसकी कंडीशन है, बनने की, प्रोसीजर के अंदर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह से बना नहीं है लेकिन बन रहा है, वो रॉ भी नहीं है, फिनिश भी नहीं है, वो है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो स्टॉक होगा कुछ। और क्या होगा, तीसरा होगा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी जो बन चुकी है, बिल्कुल बन के तैयार है, लेकिन बिकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो बिकने के लिए तैयार गुड्स होती है वो क्या लेते हैं, क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, वो क्या होता है, स्टॉक। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स है, इनका जो स्टॉक है, इनको क्या कहा जाता है, और प्लस स्टॉक इन ट्रेड, इन चारों को मिला के क्या कहा जाता है, इन्वेंट्री। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। अब हुआ ना, इन्वेंट्री में स्टॉक तो इंक्लूड है बट स्टॉक में इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती, यानी कि इन्वेंट्री क्या है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। इन्वेंट्री क्या होती है, एक बड़ा रूप है जिसके अंदर स्टॉक भी शामिल होता है। क्या इतनी बात आपको समझ आई बेटा? अगर समझ आई तो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो बेटा, आगे हमारा अगली टॉपिक है, अगला टर्म हमारी है डेटर्स। क्या होता है डेटर्स? डेटर्स की स्पेलिंग क्या होती है, DEBTORS, डेटर्स। लेकिन पढ़ते हैं इसको डेटर्स, क्योंकि बी इसमें क्या रहता है, साइलेंट। डेप्टर नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, डेटर्स। अच्छा, डेटर्स होता क्या है, टर्म क्या है, डेटर का मतलब क्या है? देखो बेटा, कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस होता है ना, वो सिर्फ कैश में नहीं होता। अब कोई सेल हो रही है तो क्या वो ज़रूरी है कि वो अपनी वन टू ऑल सारी गुड्स कैश में ही सेल करे? क्या ऐसा करना पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें बिजनेसमैन को अपना कैश के साथ साथ कुछ सामान क्रेडिट पे, यानी कि उधार पर भी सेल करना पड़ता है। यानी कि उधार पे सेल करने का मतलब ये होता है कि उससे लेने वाले जो लोग हैं, जो गुड्स को खरीद रहे हैं, वो उसका पैसा, उसके पेमेंट अभी नहीं करेंगे, वो कहते हैं बाद में, कुछ समय बाद करेंगे। तो कुछ समय बाद यानी पेमेंट तो आएगी, कैश तो आएगा, लेकिन अभी नहीं। कब आएगा? थोड़े समय बाद आएगा। तो वो जो बाद में पेमेंट करने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे कौन हैं? डेटर्स। उनको क्या कहते हैं? डेटर्स। ये बात समझ आई? ऐसा कौन लोग होते हैं? कब हमें कोई उधार देगा? जब कोई हमसे हमें जानता होगा, भी थोड़ा नोन टू है, तो वो कह देगा कि अभी नहीं, अभी मेरे पास कैश नहीं है या फुल कैश नहीं है देने के लिए, तो हाफ पेमेंट कैश में कर देता है, हाफ को कहता है मैं बाद में दे दूंगा। तो क्या हो गया, वो हमारी पहचान से, हमारे ताल्लुकात के वजह से हमें कुछ सामान उधार में मिल जाता है। ये तो हुआ, वो हमारे कौन बन जाते हैं कंपनी के लिए? वो डेटर्स बन जाते हैं। अच्छा, एक तो होते जानकार लोग जिनको हमने सिर्फ कहने भर से दे दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम सभी को तो नहीं जानते ना, अब वो भी हमें ऐसे उधार पे सामान मांग रहे हैं, तो कैसे दे देगा कोई किसी को उधार पे सामान जब उसको जानता ही नहीं है? उसकी क्या गारंटी है कि आज वो सामान ले जाए और कल को वो हो रही ना, वो हो ही ना, भाग जाए, तो उस कंपनी का तो पैसा ही मर जाएगा, वो कंपनी को पेमेंट कैसे मिलेगी? तो इस एश्योरेंस के लिए, इस गारंटी के लिए कि उसका पैसा वापस आएगा, तो वो क्या करती है कंपनी, जिसको सामान क्रेडिट पे या उधार पे जिसको कहते हैं सेल करती है, उसको कहती है एक बिल रिसीवेबल बनाया जाता है। एक बिल रिसीवेबल बनाया जाता है, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है कि इस इंसान को कंपनी ने इतनी गुड्स सेल की जो कि इतने अमाउंट की थी, और इसकी पेमेंट इस डेट को ये आदमी करेगा, और उसके ऊपर वो खरीदने वाले इंसान के सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो उस बिल को क्या कहते हैं? बिल रिसीवेबल। क्या मतलब हुआ कि इस बिल को दिखा के वो उसके ऊपर क्लेम कर सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस मिले। अगर किसी ऐसी सर्कमस्टांसिस हो कि वो पैसा ना दे, तो वो उस बिल को दिखा के उसके ऊपर कोर्ट में क्लेम भी कर सकता है अपना पैसा वापस पाने के लिए। यानी इसके पैसे के मिलने की क्या मिल गई? गारंटी हो गई ना। तो इस तरह का जो पेपर है जिसको वो क्या कहते हैं? बिल रिसीवेबल। यानी ऐसा बिल जो रिसीविंग के लिए, जिसके जरिए, जिसकी हेल्प से हमें हमारा पैसा रिसीव होगा। ठीक है, बट कब होगा? थोड़े टाइम में, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। ओके, तो इसको BR भी कहते हैं। और डेटर्स कौन होते हैं? जो बिना BR के ही सामान ले गए हैं, लेकिन पेमेंट वो भी नियर फ्यूचर में ही करेंगे। डेटर्स प्लस BR, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? एक टर्म बन जाती है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यानी बिजनेस के लिए क्या है? दोनों रिसीविंग ही तो हैं, अभी नहीं हुई लेकिन फ्यूचर में होंगी, यानी कुछ समय बाद, महीना 2 महीने में, इतना ही टाइम होता है जो क्रेडिट पे सेल की जाती है डेटर्स को, बहुत लंबा वक्त नहीं होता।
तो ये क्या होगी, ट्रेड की, बिजनेस की रिसीविंग हो गई, है ना। तो अब एक चीज़ और देखो बेटा, आपको क्या लगता है, हमने पहले पीछे पढ़ा था कि एसेट्स, एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स वो होती हैं जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट लाएं बिजनेस में, है ना। बिजनेस में प्रॉफिट को लेके आएँ, यानी बढ़ाएं या लाएं, कुछ भी कह सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारा इनकम बढ़े। अब देखो डेटर्स और BR, ये दोनों क्या हैं, हमें फ़ायदा होगा ना। अभी कैश में नहीं किया सेल, लेकिन क्रेडिट में तो किया, तो पेमेंट आज नहीं आई लेकिन कल तो आएगी ना। तो ये सारी क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट को ऐड करने वाली चीज़ें हैं। तो यानी डेटर्स और BR, यानी दोनों को मिला के कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये है क्या, ये हमारी क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी एसेट्स। ये समझे। देखो बेटा, अगर एक एक टर्म को अगर हम ध्यान से करते हैं और पिछली वाली टर्म के साथ रिलेट कर देते हैं, तो हमारी टर्म्स बहुत ही आसानी से और बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में हम ऐसे सीख जाते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान। देखो अब आपको मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम डेटर, क्रेडिट, ये डेटर्स, BR और ट्रेड रिसीवेबल के साथ हमने एसेट्स को भी वापस रिवाइज कर लिया। समझ आई बच्चे, आगे चले। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हमारे पास है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या है, देखो बेटा, कोई बिजनेस ऐसा ही तो नहीं होता कि हमेशा सामान सेल ही करता है। अगर वो सेल कर रहा है तो अपने गुड्स को सेल कर रहा है, तो उन गुड्स को बनाने के लिए उसको भी तो कोई सामान चाहिए होता है। बिजनेस में सिर्फ सामान बेचा ही तो नहीं जाता, उसके बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए या गुड्स प्रोडक्शन के लिए उसको भी तो सामान खरीदना पड़ता है, यानी वो भी तो किसी से परचेज करता है। तो जब वो किसी से परचेज करता है तो सेम थिंग उसके ऊपर भी लागू होती हैं कि हमेशा तो वो कैश में नहीं परचेज करेगा, कभी कैश कर लिया तो कभी कैसे करता है, वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पेमेंट आपको बाद में करूंगा। यानी कैसे परचेज कर रहा है, क्रेडिट में, उधार में, उधार में पेमेंट ले रहा है, चीज़ खरीद रहा है। तो जब हम किसी से इस परचेज करते हैं चीज़ें क्रेडिट पे, तो यानी कि हम उसके, वो हमारा क्या होता है, हमें उसको वो पेमेंट वापस करनी है ना, इन फ्यूचर में वो पैसे देने हैं, यानी वो हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिटर। वो कौन है, क्रेडिटर। ये तो हुआ अब पहचान में, जैसे डेटर्स में था उसके ऊपर कोई बिल नहीं, कुछ नहीं। दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जहां हमारी पहचान नहीं है, फिर भी हमें क्रेडिट में चीज़ खरीदनी है, उधार में चीज़ खरीदनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग, वो हमसे क्या लिखवाएगा, वो हमसे हमारे लिए एक बिल बनवाएगा। बिल के ऊपर सारा डिटेल्स लिखी जाएंगी, हमने कितनी गुड्स ली, कितने की गुड्स ली और कब पेमेंट करेंगे, और इसके नीचे किसके साइन होते हैं, हमारे साइन किए जाते हैं। ठीक है, साइन होंगे। अब उस पेपर, उस बिल के ऊपर की वजह से, बिल के बिहाफ पे वो हमसे पेमेंट रिसीव करेगा और हम उसको पेमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब जो क्रेडिटर है और BP कहते हैं, बिल्स पेबल को BP भी कहते हैं, इन दोनों को अगर इकट्ठा मिला दिया जाए तो क्या बन जाते हैं, किसी भी बिजनेस की पेबल, इसको ये पे करनी है, पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स देनी है, तो इनको कहते हैं ट्रेड्स पेबल्स। इन दोनों को मिला दो, क्रेडिटर प्लस BP इज इक्वल टू ट्रेड पेबल्स। इतनी बात समझ आई। अब आपको एक चीज मैं समझाऊं कि क्रेडिटर्स तो हमने समझ लिए बेटा, क्रेडिटर्स कैसे, कि क्रेडिट पे कैसे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा, आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके पेरेंट्स को ये बात करते हुए या कभी उनको यूज़ करते हुए देखा होगा कि जो बैंक होते हैं, आपने बैंक का क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना? बैंक अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को क्या करता है, एक क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको एक कार्ड के रूप में हम यूज़ करते हैं। उस कार्ड को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। वो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट का मतलब उधारी पे सामान लेने के लिए यूज़ होने वाला कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब देखो, अगर वो बैंक अपने कस्टमर को, यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं, अकाउंट होल्डर होते हैं, उनको ये फैसिलिटी देता है कि आप 50,000 का या 1 लाख का या जितनी भी लिमिट हो, इतने का सामान आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, उसकी पेमेंट आपको अभी नहीं करनी। तो उसकी पेमेंट करेगा कौन? अभी कस्टमर तो नहीं करेगा पेमेंट, जो बैंक का कस्टमर है, यानी हम नहीं कर रहे। तो उस शॉप पे जहाँ पे भी हम वो कोई सामान खरीद रहे हैं, हमने कोई स्कूटर खरीद लिया, हमने कुछ, तो हमने वो क्रेडिट पे खरीद तो लिया, वो जो जिससे हमने खरीदा है वो हमें तो नहीं दे रहा ना। हम क्रेडिट कार्ड दिखा के, क्रेडिट पे ये बिजनेस, वो हमने स्कूटर परचेज किया, तो स्कूटर वाले को स्कूटर की पेमेंट किसने की?
हमारे बिहाफ पे बैंक ने की, और हम पे किसको करेंगे? बैंक को करेंगे, क्योंकि बैंक ने हमें ये फैसिलिटी दी थी। ये फैसिलिटी दी थी कि हम क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज कर सकें। ये फैसिलिटीज ऐसी देते हैं बैंक अपने कस्टमर के। ये बिजनेस की तरीके हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर को अपने पास रखने के लिए, कि उनके बैंक को फ़ायदा होता है ना कस्टमर से, तो उन किसी से फ़ायदा लेने के लिए हम उनको फ़ायदा देना भी पड़ता है ना। यही तो बिजनेस होता है, गिव एंड टेक, ट्रांजैक्शंस, लेन देन किसी भी तरह का, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। तो सेम थिंग ही होता है, क्रेडिटर भी ऐसे ही होते हैं बेटा। यानी वो क्रेडिटर का मतलब मैं ये समझाना चाहती थी आपको कि जो हमें उधार सामान दे दे या हमारे बिहाफ पे हमारी उधारी चुका दे, बात तो एक ही है ना। तो वो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर। तो अब आप ये देखो, जैसे हमने डेटर्स और BR देखा कि वो हमारे क्या हैं? एसेट्स हैं। तो आप देखो बेटा, क्रेडिटर और BP ये क्या हमें पे करने। अगर हमने आज सामान ले लिया किसी से क्रेडिट पे, तो हमें नियर फ्यूचर में क्या करना है? उसको पे भी तो करना है। उसको जो चीज़ पे करना है, जो हमारी पेमेंट्स हैं जिनको हमने पेड ऑफ करना है 1 साल के अंदर अंदर ही, या तो वो हमारी क्या बन जाती हैं? वो हमारी बन जाती हैं लाइबिलिटीज़। क्या बन जाती हैं? लाइबिलिटीज़। समझ आई आपको? यानी कि ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट्स हैं और ट्रेड पेबल्स हमारे क्या हैं? लाइबिलिटीज़। यहाँ तक समझ आया बच्चों? आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के टर्म्स हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप आराम से इसको रिवाइज करो, जो ना समझ आए वापस से देखो और अच्छे से इसको रिवाइज करके पक्का याद कर लो, और एक रिलेट करो अपनी लाइफ में। देखो आसपास आपकी चीज़ों में आपसे को इनसे मिलती जुलती चीज़ें को टर्म्स दिखाई देती हैं, रिलेट करो। हमेशा जो भी पढ़ो उसको डेली लाइफ में देखने की कोशिश किया करो कि हमें कहीं दिखाई देती है कुछ, उसको रिलेट किया करो, उससे जोड़ा करो। उससे आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती हैं। ठीक है बेटा? अब तब तक आप इसको रिवाइज करें और बढ़िया से करें। तब तक के लिए बाय बाय।